सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑफ आई एम ब्लास्टर। मेरा नाम है वारस मिश्रा और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एलआर में कैसे आप लोग 140 प्लस ला सकते हो। बिल्कुल भाई, अगर हमारा टारगेट वाकई में आई एम रोहतक जिप मैट है या कहीं कहीं पर अगर आईपी मैट इंदौर भी है जिसके थ्रू आपको रांची भी मिल जाएगा, तो अगर आप लोगों को एलआर सब्जेक्ट अपना परफेक्ट करना है तो आप लोग किस तरीके से करोगे, वो कौन से टॉपिक है, वो कौन से चैप्टर हैं जो कि वाकई आपका स्कोर जो है वो बूस्टअप कर देंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मई और जून आपका एग्जाम्स का सीजन होने वाला है, तो हमारे पास ले दे करके सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ्स बचे। तो किस तरीके से भाई हम लोग टारगेट करेंगे, हम लोग चैनलाइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यार कट ऑफ क्या गई थी। तो हमारे पास जो कट ऑफ है तो समय ये किसकी है, ये है रोहतक की। तो क्या जा रही है कट ऑफ, सबसे पहले ये देखो कि जनरल अगर आप हैं तो आप 306 तक का अपनी लास्ट ईयर 2022 की कट ऑफ मान लो। और अगर ईडब्ल्यूएस है तो वाकई एक मेजर गैप देखने को मिला है 261। एंड उसके बाद से अगर आप ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है तो कैटेगरी वाइज आपको ये देखने को मिल रहा है कट ऑफ। ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा जो सेफेस्ट स्कोर इस बार होगा वो 300 प्लस होगा। या चलो थोड़ा सा हार्श हो जाए, अगर थोड़ा सा अपने आप को रफ एंड टफ बना ले तो हम ये मान करके चले कि 350 के अराउंड अगर हमारे मार्क्स आ गए तो हम वाकई सेफेस्ट जोन में हैं। अब इसमें आपकी मदद कौन करेगा, वाकई इसमें आपकी मदद करेगा लॉजिकल रीजनिंग। देखो, लॉजिकल रीजनिंग को अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत इजी है और हम तो बहुत आराम से कवर अप कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। इतना ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर आपको धोखा वो चीजें देती हैं जिन पे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो। तो जो हमारा एलआर का जो टॉपिक है, अगर हम इसमें 140 प्लस स्कोर कर लें तो ये जो हमारे चलो 320 ले लो, ये जो हमारे 320 प्लस का ये जो टारगेट है ये बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने 320 में से 140 या 150 माइनस कर दी है तो आपके पास ज्यादा नहीं बचा, सिर्फ 170 आपको नंबर लाने हैं। रेस्ट आपके दो टॉपिक जो कि क्वांट्स और वर्बल एबिलिटी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप डीआई कैसे प्रैक्टिस करें, और कुछ मैं डीआई के भी सेशंस लूंगा जिससे आपको एक इजीनेस मिलेगी कि आखिर अगर आईपी मैट इंदौर में या फिर रोहतक में या फिर जिप मैट में जो डीआई पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज की जो पूरी बात होने वाली है वो होने वाली है कि एलआर में अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम कवर अप करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो जो जो टॉपिक मैं आपको लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, वही टॉपिक लिखना, उनको वैसे ही कवर करना जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। और जितना मैंने आपको बोला है आप उतना कर लेना। एटलीस्ट 2020 21 एंड 22 की ये एनालिसिस है, उसके बाहर से आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, और कुछ देखने को मिला तो इट्स आर बैड। ठीक, लेकिन हाँ तब भी 140 स्कोर आप आराम से ले आओ। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ऐसे मत लेना कि जस्ट आपने कोई स्ट्रैटेजी देखी एंड उस स्ट्रैटेजी पे आपने एक बिलीव बना लिया, लेकिन उतनी रिगरस प्रैक्टिस नहीं करी जितनी मैंने आपसे बोली है, तो भी ये टारगेट पाना मुश्किल है। तो चलो कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहां से लिखता हूं जो आप लोग आराम से कवर अप कर लोगे, वो है एनालॉगी। एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 2 घंटे में आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और 40 से 50 एमसीक्यू आप इसके ऊपर लगा सकते हो और मान सकते हो कि एनालॉगी आपका प्रिपेयर हो गया है। यहां से आपको 1 या 2 एमसीक्यू तक का देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम्स में। और जब मैं बात करता हूं तो मैं रोहतक और जपमैट दोनों की बात कर रहा हूं। इंदौर के लिए क्या करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सोचते हो कि रीजनिंग के टॉपिक इंदौर में नहीं आते, थोड़े से आप गलत हो। एलआरडीआई दोनों आता है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो पूरे पेपर की कैसे एनालिसिस करनी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वक्त आने पर। नाउ सेकंड पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एनालॉगी आपने कर लिया, उसके जस्ट बाद आप ऑड वन आउट कर लें। आप ऑड वन आउट अगर आप कर लेंगे तो ऑड वन आउट और एनालॉगी एक सेम फैमिली के हैं। और एनालॉगी में अगर आपने 2 आवर्स दिए हैं तो आप ऑड वन आउट में 1 या 1.5 आवर्स भी दे देंगे तो आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि सेम फैमिली के। और यहां पर भी आपको 1 से 2 एमसीक्यू तक का देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अगर आप लोग इसी ऑर्डर में आप लोगों को फॉलो करना, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो परेशान मत हो, 140 आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, 160 में से बल्कि ज्यादा ही आप ले आओगे। 140 में एक ऐसे लगता हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि भैया ये तो बहुत वेग बातें हैं, बहुत सुपरफ्लुअस हो रहा है। ऐसे नहीं हो सकता है। स्ट्रैटेजी बनाओ, मेहनत करो, सब चीज मिलती है।
नाउ थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है हमारी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। नाउ कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने थर्ड पार्ट में रखा तो एनालॉग ऑड वन आउट में भी आप कुछ क्वेश्चंस करोगे जो कोडिंग डिकोडिंग के सेट पैटर्न के ऊपर होते हैं, उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपकी आराम से हो जाएगी। इसके लिए आप 2 to 3 आवर्स दे सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ बातें आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप रट डालो, ठीक है। 1 से लेकर के 26 तक का होती है, इतना तो आप कर ही सकते हो। आप टाइम में जानना चाह रहे हो, आसान बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो आपको रिवर्स आने चाहिए। रिवर्स क्या होता है, जैसे एम का रिवर्स होता है एन, ए का रिवर्स होता है जेड, ठीक है, ओ का रिवर्स होता है एल। इस तरीके से ये आपको आने चाहिए। टोटल 26 लेटर होते हैं तो 2 पार्ट से बांट लो तो 13 पेयर्स होते हैं रिवर्स के, ठीक है। एक डेडिकेटेड सेशन में ले लूंगा रिवर्स के ऊपर भी, छोटा सा होगा, उसको देख लेना। उसके बाद आपको रिवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि मैं लेना नहीं चाहता हूं लेकिन ठीक है, मैं ले सकता हूं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फोर्थ पार्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फोर्थ पार्ट में आप करेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब ये लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपको यहां पे दे रखा है कैट, क्राउन, केथ और कैटल और कम। अब इसको आपको डिक्शनरी के थ्रू अरेंज करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसमें एक पार्ट 2 भी होता है। और पार्ट 2 क्या होता है? जैसे आपको दे दिया गया मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, मिडनाइट, तो इसको भी आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है। तो इसको हम कहते हैं क्या? लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये भी आप अगर आप फोर्थ इसको अपने सीरीज में रखते हो तो ये भी आपके आराम से कवर अप हो जाएगा। एंड कोडिंग डिकोडिंग एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 से 3 एमसीक्यूज दोनों को मिलाकर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल भाई 40 एमसीक्यूज में से हम लोगों ने क्या करा अभी? 1 2 3 4 4 टॉपिक अभी तक कवर अप किए हैं, जिसको कवर अप करने में 10 घंटे का भी समय नहीं लगेगा। 10 घंटे की बात कर रहा हूं, अभी हमारे पास 1.5 महीने हैं, ठीक है। एंड आपके 2 2 4 3 7 7 से लेकर के 4 एमसीक्यूज तक आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके प्लानिंग प्लानिंग करके ही अगर आप अपने सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे या फिर चैनलाइज करेंगे तो आपकी मेहनत कम होगी और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। और अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसको कहते हैं कि स्मार्ट वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। सॉरी। नाउ अब फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ में आपको क्या देखना है? फिफ्थ में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अच्छा टॉपिक है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से ऐसे बनते हैं कि आपको तकलीफ ये दे सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से पढ़ा दूं जिसमें आपको ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक ना लगे। ऑर्डर रैंकिंग का एक और सब्सिडरी पार्ट है जिसको हम कहते हैं रैंकिंग एंड सीक्वेंस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको कुछ लोग पजल भी कहते हैं। यहां से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, या कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा जिससे 1 से 2 एमसीक्यू बन जाएंगे। यहां पे एक एमसीक्यू बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ 6 पार्ट अगर आप देखें तो एक छोटा सा टॉपिक होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आजकल टफ बना दिया गया है। कैसे बनाया गया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं हर टॉपिक के ऊपर छोटे छोटे सेशंस लाऊंगा जिससे आपके थॉट प्रोसेस अच्छे हो जाए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है यहां से आपको 1 से 2 एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं, एक तो मिलता ही मिलता है। 7 नंबर पे आपको करना है ब्लड रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्लड रिलेशन में आपको 2 पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, बल्कि 3 पार्ट इसके होते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं। पहला होता है कोडेड। एग्जामिनर का ये फेवरेट है, क्यों? क्योंकि इजी होने के साथ साथ ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है। तो कोई चीज, कोई भी ऐसी मान करके चलो एमसीक्यू जिसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इजी है पर इतना हेक्टिक है, इतना हेक्टिक, इसको करने में इतना टाइम लगता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के बड़े फेवरेट होते हैं कि लो दो फंसो। फिर आता है आपका फैमिली ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये दो तो मस्ट है। और लास्ट है आपका इंडिकेटिंग टाइप। इसके भी कुछ एमसीक्यूज में आप लोगों को करा दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्लड रिलेशन के 2 एमसीक्यू तक का आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ 8 नंबर पे हमारा आता है हमारा प्यारा सिलोजिज्म, जो कि कुछ लोगों को टफ लगता है, लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो ये आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। और इतना इजी लगेगा कि आप इसके ना सिर्फ क्वेश्चन कैटर कर पाओगे बल्कि आप क्वेश्चन इसके बनाओगे भी, आपका खुद का भी थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। तो सिलोजिज्म हमारा एक होता है। सिलोजिज्म से भी 1 से 2 एमसीक्यू बनते हैं। एंड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
चाहे सिम्बोइसिस हो, नार्सी मुंजी हो, या फिर आपका क्राइस्ट हो, या आपका आईपी मैट हो, या सीयूईटी हो, सब में सिलोजिज्म पूछा ही जाता है, ब्लड रिलेशन पूछा ही जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार आपको पढ़ना है और जितने भी आप मैनेजमेंट या फिर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे सब आपके कवर अप हो जाए। ठीक, नाउ नाइन्थ पर हम आते हैं। नाइन्थ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पजल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एमसीक्यू देखने को मिलता है। पजल का ही एक सब्सिडरी अलायंस है क्या, सेटिंग अरेंजमेंट, इसका भी एक एमसीक्यू देखने को मिलता है। एंड ये की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना, क्योंकि देखो 4-4 स्टार लगाए मैंने। क्यों इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से कर रही है, क्योंकि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं करी तो ये अपना लेवल बढ़ा करके आपके सामने आएंगे, आप इनको छोड़ दोगे। देखो ये वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसे टॉपिक हैं जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे छोड़ देते हैं, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट छोड़ देते हैं इनको। तो जो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, अगर आपने उसी को कर लिया तो ये मान करके चलना कि आपको एक एज मिला, और अगर आपको एक एज मिला तो भैया एज से ही तो सिलेक्शन होगा, और किससे होगा? जो सब कर रहे हो आप करोगे तो सिलेक्शन कहां होगा? आपको अच्छे स्कोर नहीं लाने, आपको सेलेक्ट होना, आपको कट ऑफ पार करनी है। ठीक, नाउ 10th हमारा जो टॉपिक है, नंबर 10 पे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनइक्वालिटी, एंड इनइक्वालिटी में आपकी आती है पहली तो बेसिक वन, एंड द सेकेंड वन इज कोडेड, कोडेड इनइक्वालिटी। ये दोनों इनइक्वालिटी आपको देखने, अगर इनसे क्वेश्चन बनते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, अगर बनेंगे तो 1 से 2 एमसीक्यू बनेंगे, लेकिन ये फ्री के मार्क्स होंगे। ठीक है, आपने देखा, आपने सॉल्व किया, आपने नंबर ले लिया, सी सॉल्व गेन, इस तरीके से होता है एसएसजी। नो 11th पे अगर हम आए तो 11th हमारा है मैं सारे इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता रहा हूं, जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस है वो उतने नंबर पर है। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने 10 टॉपिक देख लिए हैं। अब हमारे 11th नंबर ऑफ टॉपिक पर हम आते हैं। 11th नंबर हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग का एक पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग, और ये आपको एलआर के पोर्शन में दिखती है और वर्बल एबिलिटी के रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के पोर्शन में भी दिखती है। जब आप आईपी मैट इंदौर का एग्जाम देखेंगे तो वहां पर कई क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे, जिनको आपको लगेगा यार ये तो आरसी है, आरसी नहीं है, ये आरसी का उल्टा है, सीआर है। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पहला आपका आता है स्टेटमेंट एंड assumption. Now statement and conclusion, statement and argument, statement and कोर्स ऑफ एक्शन, पूरा लिख लेना इसको, कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो कभी कभी प्रॉब्लम के नाम से भी जानी जाती है, तो प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। द फिफ्थ पार्ट इज कॉज एंड इफेक्ट, एंड द सिक्स्थ पार्ट इज ड्राइंग इन्फरेंस, ड्राइंग इन्फरेंस। अब आपका जो एलआर है, जो सीआर है, उसमें जैसे आपके कुछ टॉपिक्स आ गए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फरेंस। अब यहां पर क्या होता है कि आपको ये सीखना है। सीखने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। वो कैसे पूछे जाते हैं? जैसे अजम्पशन, तो कोई कह देगा कि भाई आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वीक अजम्पशन है, या कौन सा प्लॉसिबल अजम्पशन है, या कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट है, या कौन सा फीबल आर्ग्यूमेंट है। फीबल वीक एक ही चीज होती है। तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे पॉसिबली ट्रू बताना है, पॉसिबली फॉल्स बताना है, डेफिनेटली ट्रू बताना है। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि यार डेफिनेटली ट्रू एंड पॉसिबली ट्रू में क्या अंतर होता है? तो वो सारी चीजें हैं जो कि आपको ड्राइंग इन्फरेंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोई आपको कॉज दे दिया गया, पूछा जाएगा कि इसका इफेक्ट क्या नहीं होगा। देखो कॉज का इफेक्ट ढूंढना आसान है, पर कोई इफेक्ट है उसका कॉज अगर आपको पता करना है तो आपको लगेगा यार ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, ये भी हो सकता, वो भी हो सकता। ये सीआर की खासियत होती है, इनके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। छोटी छोटी बातें जो जो मैं पढ़ाऊंगा अपना आप देख लेना, उसके अलावा आपको एग्जाम में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपका हर एक क्वेश्चन होगा, बस मेहनत से पीछे ना हटना। तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल रीजनिंग और इनइक्वालिटी, यहां तक आपका हो गया होगा। अब आते हैं ट्वेल्थ। ट्वेल्थ वाला हमारा क्या है? तो ट्वेल्थ वाला है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग।
अब हम देखेंगे क्या भाई, अब हम देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर डाइस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आपके रोहतक में तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था 2020 का, उठा करके देख लेना। डाइस, डाइस के बाद हम देखेंगे मिसिंग कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत परेशान करने वाला टॉपिक भी है। फिर हम देखेंगे इमेजेस, कौन कौन सी, मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस। फिर उसके बाद सॉरी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन, embedded figure, figure analogy, and the last one is figure odd one out. नॉन वर्बल वेरी इजी टू क्रैक। डाइस आपको देखने को मिलता ही है, मिसिंग कैरेक्टर देखने को मिलता ही है, इमेजेस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर, फिगर एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। ऐसी छोटी छोटी आपको ट्रिक बता दूंगा ना कि आप लोग के लिए ये चैलेंज रहेगा ही नहीं, ये बहुत आराम से आपके हो जाएंगे। नॉन वर्बल इज नॉट अ टास्क। अगर आपने देखा नॉन वर्बल का क्वेश्चन, तुरंत अटेम्प्ट करो, बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, प्रैक्टिस एंड मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखे हैं कुछ टॉपिक्स, कुछ छूट रहे हैं तो मैं वो भी लिखवा देता हूं एक बार आप लोगों को। एंड यहाँ पे ये लिख लो जल्दी से, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल एक और इसमें ऐड कर सकते हो, हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन इजी होता है, 1 मिनट लगता है समझने में, एक बार समझ लो कभी भूलोगे भी नहीं, तो ये भी हो जाएगा। मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैथ्स वाली मैट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल मैट्रिक्स है। नाउ कुछ ऐसे टॉपिक जो 20 में देखे गए थे और आने की उम्मीद है, तो वो है आपके मशीन इनपुट। मशीन इनपुट, another very important topic, that is data sufficiency, data sufficiency, clock, calendar, clock, calendar, calendar is very important, data sufficiency is extremely important, machine input is important। क्लॉक का है आए आए ना आए ना आए, उस टाइप से होता है क्लॉक का, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें देखना है, ठीक है। आप कहोगे तो पूरा पूरा सिलेबस ही लिखवा दिया, नहीं, बहुत सारी अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, ठीक है। तो एंड हर चीज इसमें इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है, जैसे एनालॉजी जब मैं सिखाऊंगा तो ऑड वन आउट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कुछ बातें सिखानी होंगी, लॉ यानी कि लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आप लोग अपने आप ही कर लोगे, इजी होता है। ऑर्डर रैंकिंग मुझे सिखाना पड़ेगा, रैंकिंग सीक्वेंस की कुछ पैटर्न है जो मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगी। सेम फॉर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सेम फॉर ब्लड रिलेशन। हाँ, सिलॉजिज्म में मुझे टाइम लगेगा, बड़ा टॉपिक है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट, मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे मैं करता हूं, सेम ट्रिक आप देखना, आप उससे करना, आपसे भी हो जाएंगी। 20 25 20 25 क्वेश्चन में आपको हो जाओ। पजल बड़ी होती है लेकिन हाँ, डरना नहीं है। इन इक्वालिटी में मैं आपको मास्टर बना दूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग में आपके थॉट को डेवलप अप कराऊंगा, जैसे ही आपका थॉट डेवलप हो गया वैसे क्रिटिकल रीजनिंग आप बड़े आराम से कर लेंगे। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कुछ चीजें हैं जिसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के साथ करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी चीजें अपने आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। एंड मशीन इनपुट इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, क्लॉक मे भी आ सकती है, मे भी नहीं आ सकती, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। एंड कैलेंडर, जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो टारगेटेड स्कोर है वो ऑटोमेटिकली 140 प्लस हो ही जाएगा। और अगर मैं बात करूं आईपी मैट इंदौर की, तो आईपी मैट इंदौर में आप देखोगे कि आपका जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है, जहां पर आपसे सीआर पूछी जा रही, वो आपसे हो जाएगी। और
जो आपका क्वांट्स का सेक्शन है वहां पर कभी कभी कैलेंडर एंड क्लॉक आपसे पूछ लिया जाता है। बाय द वे क्वांट्स में भी आपकी जो पजल वाली डीआई आती है, जैसे हम केसलेट्स कहते हैं, या जो नॉर्मल डीआई होती है, वो भी आप लोगों की हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैं डीआई के ऊपर भी सेशन लूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप डीआई को टारगेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को और इस बात को मैं खत्म करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, तो थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां पर मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, किस तरीके से आप एग्जाम निकाल सकते हो। तो एक बार आई एम ब्लास्टर्स को वाकई सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन जब भी आए वो आपके पास तुरंत आए। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।